बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started the topic of Boolean algebra. We have covered three topics. The first one was Boolean proposition or simply proposition. Second one was the truth values or Boolean values. The last topic which we have covered in the previous lecture was logical operations. We have studied three logical operations which were AND, OR and NOT operations. In this lecture, we will prove the AND, OR and NOT operations with the help of truth table. What is truth table? Truth table is used to check whether a proposition is true or false. अब truth table बेटा हमें ये बताता है कि कोई भी proposition ट्रू है या फॉल्स है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है, उसने बुक से भी अभी पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल है जो सिर्फ चेक करता है, चेक वेदर आया कि अ प्रोपोजिशन कि एक प्रोपोजिशन जो हमने कल पढ़ी थी, प्रोपोजिशन क्या थी, कोई भी सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। ट्रुथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ये कौन बताता है हमें कि प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रुथ टेबल बताते हैं, ठीक है। और ट्रुथ टेबल में क्या लिखी जाती हैं? ट्रुथ वैल्यूज़, जिनको आप बूलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं, ट्रू और फॉल्स, 0 एंड 1। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट मैंने बात लिखी हुई है पी और क्यू में। सबसे पहले बेटा मैं आपको जो बुक में 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं ट्रुथ टेबल की वो पढ़ा दूं, फिर हम डायरेक्ट इनको प्रूव करने पे आएंगे। आज हमने प्रूव करना है एंड ऑपरेशन से कुछ प्रोपोजिशंस को, फिर और ऑपरेशन से, और फिर उसके बाद नॉट, और लास्ट में हम एक कॉम्प्लेक्स बूलियन प्रोपोजिशन भी देखेंगे, उसको ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूव करेंगे। लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह बूलियन अलजेब्रिक लॉज जो हैं उनको भी हम देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम उनको प्रूव भी करेंगे, या कम से कम हम उनकी स्टेटमेंट्स देख लेंगे तमाम लॉज की, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके फिर प्रूफ भी करेंगे विद ट्रुथ टेबल। स्टार्ट करते हैं हम। पहले ट्रुथ टेबल की जो रीडिंग है वो मैं आपको करवा दूं। पेज नंबर 46 बुक का निकालें आप। 2.5.4 ट्रुथ टेबल। अ ट्रुथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज। कल भी मैंने बात बताई थी आपको बेटा कि लॉजिकल ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी प्रोपोजिशन को चेक करना हो, ठीक है। तो हम ट्रुथ टेबल से करते हैं, और ट्रुथ टेबल के अंदर भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं। यूजुअली का मतलब आमतौर पर हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ ही इन प्रोपोजिशन को प्रूव करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एंड लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ है और एक यहाँ एक और लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। Usually it is used to check the truth value of a proposition where some logical operator is used. In the following, we discuss the truth tables for AND, OR and NOT operators. Next heading है बेटा truth table for AND operator. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बुक से, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा। The truth table for P and Q is given in table 2-9. The first two columns are showing all the possible combinations of truth values of propositions P and Q. जो फर्स्ट टू कॉलम्स है बेटा वो प्रोपोजिशंस के हैं, एक P का एक है और Q का दूसरा है, और फिर दोनों को मिला के जो आपने कंपाउंड बनाना है उसमें क्या आएगा, एक लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसको लिखेंगे P and Q। जो इन दोनों का आंसर आएगा इंडिविजुअली, हम उनको इंडिविजुअली देखेंगे जैसे हमने कल देखा था, उसके बाद फिर हम इनका कंबाइंड या कंपाउंड प्रोपोजिशन में भी इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो प्रोपोजिशन है वो हमें यहाँ दी हुई है, हम उसी को लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रोपोजिशन से। पहली प्रोपोजिशन बेटा उसने दी हुई है, एक ही प्रोपोजिशन है P, और यहाँ भी मैंने वही लिखी है, ये एंड ऑपरेटर के लिए और ये और ऑपरेटर के लिए, ठीक है। पहले हम एंड को देखते हैं। P प्रोपोजिशन है, रेड में जो लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग। क्या प्रोपोजिशन है? इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है।
टुडे इज़ संडे, ये क्यों प्रोपोजिशन है, टुडे इज़ संडे कि आज इतवार है। ठीक है, इत्तेफाक की बात है बेटा, आज इतवार भी है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बारिश भी आज हुई है, ठीक है, या हो रही है, तो इसलिए आज के मुताबिक ये बिल्कुल एग्जांपल आपको आज के जो दिन है उसके मुताबिक सही बैठ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है आज के जो तारीख के मुताबिक। देखते हैं हम इसको। अब अपने बेटा हमने P एंड Q की फॉर्म में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, दोनों प्रोपोजिशन के दरमियान एंड लिखते हैं। आप एंड कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। जब आप डिनोट करते हैं इसको इक्वल टू से पहले लेफ्ट साइड पे तो आप कैपिटल लिख दें, और जब सेंटेंस के अंदर लिख रहे हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन के अंदर तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, वरना आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। स्मॉल इसलिए लिखा है क्योंकि हम इंग्लिश में ये एंड स्मॉल ही लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों सही है, गलत नहीं होगा ये। अब हम अगर बेटा इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें अगर आपने दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो तो आप एंड बट इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फ़िलहाल एंड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इट इज़ रेनिंग, ये तो इसी तरह लिख दिया, एंड टुडे इज़ संडे। मैंने क्या किया है, इन दोनों इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस को, सेपरेट प्रोपोजिशंस को, इनफरादी प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके लिख दिया है विद लॉजिकल ऑपरेटर। बीच में क्या है इनके, एक लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। ठीक है, इसका काम यही है एंड का, जो ये वाला काम है। ठीक है, बस मैंने लिखा स्मॉल में। अब इसको देखते हैं, तो एक बार फिर पढ़ें, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे। ठीक है, कि बारिश हो रही है और आज इतवार है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है बेटा, ट्रुथ टेबल गौर से देखें, कैसे पता चलता है कि हमें 4 रोज़ बनानी है, 1 2 3 4, ये 4 रोज़ आपको नज़र आ रही होंगी। 3 कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं। 4 रोज़ कैसे पता लगता है बेटा, हमें 4 बनानी है, 6 बनानी है, 8 बनानी है, कैसे पता लगेगा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि जितने वेरिएबल्स हो ना, इधर 2 प्रोपोजिशन है, आप प्रोपोजिशन से समझ लें वेरिएबल्स की बजाय, 2 प्रोपोजिशन है तो जितनी प्रोपोजिशन होगी उतनी ही उसकी पावर ले लें आप। समझें, आपके पास 2 प्रोपोजिशन है इस वक्त, ये 2 तो फार्मूले का है और 2 ही प्रोपोजिशन है। आप ये 2 फार्मूला कैसे में फार्मूला होता है 2 की पावर n, मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको, 2 की पावर n। अब n यहाँ प्रोपोजिशन समझ लें आप, तो 2 n की वैल्यू क्या है बेटा 2, क्योंकि एक हमारे पास p प्रोपोजिशन है और एक q है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारी कितनी रोज़ बनेंगी 4। ये रोज़ आप इस तरह समझ लें कि इन 2 वेरिएबल्स के पॉसिबल 4 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशंस भी आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में इंशाल्लाह जाके पढ़ना है, वहाँ पे आप कम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लें उसने बुक में कम्बिनेशन का वर्ड यूज़ किया है। तो कम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इन 2 जो प्रोपोजिशंस है इनसे कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, इनसे 4 ही कम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या, एक बन सकता है कि दोनों ट्रू हों, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हों, एक बन सकता है कि दोनों फॉल्स हों, दो बन गई कम्बिनेशन। तीसरा कम्बिनेशन ये बन सकता है कि P ट्रू हो Q फॉल्स हो। एक और बन सकता है कम्बिनेशन Q ट्रू हो और P फॉल्स हो। तो हमने यही काम करना है बेटा, हमने यही किया है कि हमने टोटल 1 2 3 4 रोज़ बना दी हैं। यहाँ भी मैंने यही किया है 1 2 3 4, क्योंकि दोनों में 2 प्रोपोजिशन है और 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर फर्ज करें कहीं आपकी 3 प्रोपोजिशन आ गई हैं या 3 वेरिएबल आ गए तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी वहाँ 3, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब वहाँ 8 रोज़ बनेंगी। ठीक है, कॉलम्स डिपेंड करते हैं आपने क्या प्रूफ करना है। रोज़ इस तरह फॉर्मूले से आती है। ठीक है, अगर ना भी समझ आए आप इस तरह कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसको वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करने का बेटा जो बुक में तरीका है वो भी बता देता हूँ, जो मैंने कल लिखा था वो थोड़ा डिफरेंट था उससे। ठीक है, बुक में उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले दोनों को ट्रू लिख दिया, दोनों को ट्रू लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई, या आप इस तरह से समझ लें या पहले Q को फिल कर लें, मर्जी आपकी, जैसे आपने करना है। ठीक है, बुक में उसने पहले ट्रू लिखा है Q को, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बुक में आपकी यही है, मैं फिर भी आपको कंफर्म कर देता हूँ जी बिल्कुल बुक में इस तरह है। Q में उसने TF लिखा हुआ है। ठीक है, T का मतलब ट्रू, F का मतलब फॉल्स। टेबल 2-9 पे देख लें आप लोग। अब P पे उसने क्या किया है, P पे उसने 2 T लिखे हैं और फिर 2 F। अब ये कैसे पता लगता है बेटा 2 T 2 F, क्यों, ये क्या ऐसा फार्मूला है जिससे हम पहले 1 T लिखते हैं फिर 1 F लिखते हैं, फिर दूसरे कॉलम में हम 2 T लिखते हैं 2 F लिखते हैं। बेटा ये भी सारा काम इसी फार्मूले से हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
फर्स्ट जो होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 होती है 1। इस 1 का मतलब है कि 1 आपने ट्रू लिखना है और फिर 1 फॉल्स लिखना है, मतलब एक वैल्यू ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। इसका मतलब ये 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 का, कि मतलब एक ट्रू वैल्यू आएगी फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अच्छा, उसके बाद 2 की पावर 0 हो गया 1। अब देखते हैं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 किसके बराबर होती है? 2 की पावर 1 बराबर होती है बेटा 2 के। ठीक है, अब इस 2 का मतलब क्या है कि पहले ट्रू आएगा, 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, ऊपर वाला भी मैं चेंज कर देता हूँ, टी एफ और फिर लिखेंगे आप टी एफ। ठीक है, पहले आप लिखते हैं एक ट्रू फिर एक फॉल्स फिर एक ट्रू फिर फॉल्स, लेकिन जब सेकंड पे आते हैं 2 की पावर 1 सेकंड कॉलम पे आ रहे हैं तो फिर 2 ट्रू मैंने इसलिए देखें लिखा है टी टी मतलब ट्रू ट्रू और आखिर में लिखा है एफ एफ फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो आप इस तरह समझ लें या आप इस तरह याद कर लें इसको कि पहले कॉलम में मतलब जो इस तरफ से सेकंड होता है उसको आप लिखते हैं ट्रू फॉल्स और जो सेकंड होता है उसको लिखते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इस तरह समझ लें या इस तरह समझ लें, दोनों आपके लिए इजी हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, ये समझने के 2 तरीके हैं, काम वही हो रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रू एक फॉल्स फिर एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ भी यही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब अगर बेटा 3 वेरिएबल्स आ जाएँ, ठीक है, 2 की पावर 2 अगर हम करें तो 2 की पावर 2 इसके बराबर होती है 4 के। अब 4 में क्या होगा, 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, ये इस तरह चलता रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, मैं फ़िलहाल आपको इधर तक ही रखता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट होगी 2 की पावर 3, वो होगी 8 के बराबर, तो 8 का मतलब 8 ट्रू 8 फॉल्स। ठीक है, इस तरह फिर ये चलता रहता है। ठीक है, अभी हम फिलहाल 2 वेरिएबल से वापस आते हैं। अब बेटा आप गौर से देखें, अब हमने इसको फिल करना है, कल की तरह नहीं करना हमने कि हमने जैसे किया था सिंपल दोनों को प्लस कर दिया था या मल्टीप्लिकेशन कर दी थी तो हमने आंसर निकाल लिया था। आज हमने ये काम मैथमेटिकली नहीं करना बल्कि अब लॉजिकली करना है। लॉजिकली का मतलब यहाँ प्रोपोजिशंस को देख के करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ के मुताबिक अपने इन सेंटेंसेस को भी चेंज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अरेज कर रहा हूँ, आप लोग ये देख लें क्योंकि आपने डेफिनेशन देख ली होगी टेबल की। अब देखें बेटा, अब सबसे पहले देखते हैं P भी Q हो और जो Q है वो भी ट्रू हो, दोनों ट्रू हो। ठीक है, अब ट्रू का मतलब क्या है कि दोनों में कोई निगेशन नहीं होगी। आप इसको सिंपल समझें, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे, या आप इस तरह भी समझ लें, इट इज़ रेनिंग एंड इज़ संडे। ठीक है, या इट इज़ रेनिंग ऑन संडे, ये ज़्यादा बेहतर है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को मैं दोबारा इस तरह लिख सकता हूँ, इट इज़ रेनिंग ऑन संडे, कि संडे को या इतवार को बारिश हो रही है। अब इसमें बेटा देखें दोनों क्या हैं, ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो आपको पता है एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर क्या था, डॉट। अब डॉट हमने पढ़ा था, एंड ऑपरेटर तब ही ट्रू वैल्यू देता है जब दोनों इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस क्या हों बेटा, ट्रू हों। तो इसका मतलब यहाँ पे P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। इट इज़ रेनिंग ये भी सही है और आज संडे भी है, मतलब आज बारिश भी हो रही है इत्तेफाक से और आज संडे भी है, मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे आज के दिन के मुताबिक ये प्रोपोजिशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। ठीक है, ये प्रोपोजिशन क्या होगी, ट्रू होगी। वैसे भी अगर ये आज ना भी संडे होता और बारिश ना भी हो रही होती तब भी मुझे पहली रो के लिए आपको ये बताना पड़ना था, क्योंकि हम बारी बारी कम्बिनेशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ट्रू थे तो मुझे यहाँ ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों इंडिविजुअल ट्रू हों एंड में तो जो आंसर है कंपाउंड का वो भी ट्रू आता है। अब हम आते हैं एक जब फॉल्स और एक ट्रू हो। अब हम क्या करते हैं बेटा, P ट्रू है और Q क्या है, फॉल्स। P ट्रू है और Q क्या है, फॉल्स। अब हम यहाँ क्या चेंज कर सकते हैं, ये तो सही है, इट इज़ रेनिंग। अब मैं इसी को चेंज करूँ, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इट इज़ रेनिंग बट मैं आगे लिख देता हूँ Q को मैंने फॉल्स करना है। Q फॉल्स कब होगा, जब मैं कोई नॉट लगा दूंगा इसमें, तो मैं लिख दूँगा बट नॉट ऑन संडे। मैंने क्या किया बेटा, दोबारा देखें, इट इज़ रेनिंग ये तो ट्रू था ना, ये देखें ये P ट्रू था। अब इस रो में Q फॉल्स है। Q फॉल्स कैसे होगा, जब मैं ये लिख दूंगा इट इज़ रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, लेकिन आज संडे नहीं है, इसका मतलब है संडे को बारिश नहीं हो रही। अब अगर एक ट्रू है
और दूसरी फॉल्स है, तो आपको पता है कि एंड में अगर एक भी प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाए, इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशन, इंडिविजुअल प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाए, तो टोटल आंसर या कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है? फॉल्स। तो यहाँ लिख दूंगा मैं फॉल्स। हाँ, मैंने क्या लिख दिया बेटा? फॉल्स। समझ आ गई इतनी? नेक्स्ट अब आप देखें, ऑपोजिट करना है। P को करना है आपने फॉल्स और Q को करना है आपने ट्रू। अब यहाँ पे आप पहले बुक पे आ जाए, मैं बुक से भी साथ साथ आपको बता दूँ, ये ना हो फिर आप बुक से रह जाए। मैं साथ साथ बुक से भी आपको बता देता हूँ जितना मैंने समझाया, फिर मैं अब नेक्स्ट लास्ट 2 करवाता हूँ आपको। पेज नंबर 46 मैं दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। यहाँ से द ट्रुथ टेबल फॉर P and Q is given in table 2-9. The first 2 columns are showing all the possible combinations of truth values of propositions P and Q। ये मैंने बता दिया, पॉसिबल कम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लेन किया मैंने आपको इस फॉर्मूले से भी और वैसे भी, ठीक है। द थर्ड कॉलम इज शोइंग द रिजल्टेंट ट्रुथ वैल्यू ऑफ P and Q। ये 2 कम्बिनेशन बता दें और ये इन दोनों का रिजल्ट है। नेक्स्ट, P is equal to it is raining, Q is equal to today is Sunday। P and Q is equal to it is raining and today is Sunday। ये मैं सारा बता चुका हूँ। अब आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा। If both P and Q are true, अगर दोनों P और Q true हैं, then the P and Q is also true। It means it is raining on Sunday। जो मैंने पहले लिखा था ऐसे कि it is raining and today is Sunday कर लें या it is raining on Sunday कर लें, ठीक है, ताकि फ्लो बन जाए सेंटेंस का। दिस सिचुएशन इज शोन ऑन रो 1। ये रो 1 है, समझ लें, ये क्या है? रो 1 है, इसको इसने दिखाया हुआ है इसमें। सपोज इट इज़ रेनिंग बट नॉट ऑन संडे। फ़र्ज़ करें बारिश हो तो रही है लेकिन संडे को नहीं हो रही। ये सेकंड रो है हमारी, ठीक है। बारिश हो रही है, P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, लेकिन संडे को नहीं हो रही। अब देखें और से, सपोज इट इज़ रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, देन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, ड्यू टू विच P एंड Q इज़ ऑल्सो फॉल्स। इसके फॉल्स होने की वजह से बेटा जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, जो इसका आंसर है रिजल्ट, वो भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। दोबारा देखिए, सपोज इट इज़ रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, देन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, ड्यू टू विच P एंड Q इज़ ऑल्सो फॉल्स। रो 2 ऑफ टेबल 2-9, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट 2 पे। अब बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, अब आपको आ गया होगा काफ़ी। अब हमने इसको फॉल्स करना है और इसको ट्रू करना है। ये P फॉल्स कैसे होगी? मैं क्या लिख दूँ? बस नॉट लिखना है मैंने। नॉट कैसे लिखूँगा मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इट इज़, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इट इज़ रेनिंग, सॉरी हमने इसको फॉल्स करना, तो ये होगा इट इज़ नॉट रेनिंग, यहाँ नॉट लिखना है, इट इज़ नॉट रेनिंग। अच्छा, अब ये तो मैंने कर दिया बेटा फॉल्स, P मैंने कर दिया फॉल्स, इट इज़ नॉट रेनिंग, लेकिन ये ट्रू है। ये ट्रू क्या लिख सकता हूँ मैं? इट इज़ नॉट रेनिंग ऑन संडे, कि संडे तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो इट इज़ नॉट रेनिंग ऑन संडे, कि संडे को बारिश या इतवार को बारिश नहीं हो रही, ठीक है। इट इज़ नॉट रेनिंग ऑन संडे। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? फॉल्स ट्रू, ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स। आपको पता है एक भी फॉल्स जो इसमें इंडिपेंडेंट, तो वो फॉल्स हो जाता है कंबाइन करके, कंपाउंड प्रोपोजिशन में। लास्ट बेटा बहुत आसान है, फॉल्स फॉल्स, ये आपको पता ही है। अगर दोनों ही फॉल्स हों तो वो और हो या एंड हो, दोनों सूत्रों में वो क्या होता है बेटा? फॉल्स ही होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने बात लिखी है, ये आपने क्या करना है, इसको अब हम सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस में किस तरह लिखेंगे हम? मैं आपको बुक से भी पढ़ा देता हूँ साथ साथ ही। बुक पे देखें पेज 46, इन रो 3 ऑफ टेबल 2-9 P is false and Q is true. It means it is not raining on Sunday, मतलब संडे को बारिश नहीं हो रही, which results in the false value of P and Q, ठीक है। अब हम लास्ट बनाते हैं। लास्ट में बेटा दोनों को हमने फॉल्स करना है, तो दोनों को फॉल्स इस तरह कर सकते हैं हम कि हम आपने पढ़ा होगा एक नीदर नॉर, या आप नाइदर भी इसको पढ़ते हैं, नीदर या नाइदर। इट इज़ नीदर या नाइदर रेनिंग nor Sunday. It is neither
रेनिंग नॉर संडे, ठीक है, मतलब ना ही आज बारिश हो रही है और ना ही आज संडे, ठीक है। तो ये नीदर नॉर और आइदर और ये साथ साथ चलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो नीदर नॉर या नाइदर नॉर और आइदर और, ठीक है। यहाँ पे हम फिलहाल नीदर और नॉर की बात कर रहे हैं। इट इज़ नीदर रेनिंग नॉर संडे, ना तो आज बारिश हो रही है और ना ही आज संडे है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब मैं आपको लास्ट जो पैराग्राफ अभी पढ़ रहा था उसकी 2-3 लाइन्स रहेगी, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन द लास्ट रो बोथ P and Q आर फॉल्स विच मीन्स इट इज़ नाइदर रेनिंग नॉर संडे। सो द प्रोपोजिशन इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज़ संडे इज़ फॉल्स। रो 4 ऑफ टेबल 2-9, ठीक है। अब इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये प्रोपोजिशन सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू हो सकती है, जब बारिश भी हो रही हो और संडे भी हो, ठीक है। ये इस कंडीशन के मुताबिक जो हमने इस वक्त प्रोपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। बाकी हर कंडीशन में क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी, ठीक है। ये समझ आ गया एंड ऑपरेटर। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और ऑपरेटर में, ठीक है। और ऑपरेटर में मैं पहले थोड़ा सा आपको बुक से पढ़ा दूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर for the same propositions P and Q. Let's see the truth table for the expression P or Q. P or Q is equal to it is raining or it is Sunday, मतलब it is raining or it is Sunday। मैंने सिर्फ यहाँ चेंज क्या किया, एंड की जगह यहाँ क्या लगा दिया है, और लगा दिया है। it is raining or it is Sunday, प्रोपोजिशन दोनों सेम है P और Q, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर डिफरेंट है। अब आपने इसको कैसे देखना है, सबसे पहले हम वही ट्रूथ वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इसी तरह आपने इसको फिल करना है। अब आप बेटा बुक पे देखें, मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दोबारा पढ़ा रहा हूँ। फॉर द सेम प्रोपोजिशंस P and Q, let's see the truth table for the expression P or Q, ठीक है। P or Q is equal to it is raining or it is Sunday। अब दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स, ये कब फॉल्स होगी, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ नॉट संडे, अदरवाइज इट इज़ ट्रू। अब बेटा ये एक ही सूरत में आपको पता है और कंडीशन फॉल्स होती है, जब दोनों इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशन फॉल्स हो, ठीक है। मैं इसका इस तरह लिख सकता हूँ, फॉल्स फॉल्स, ये आपको पता ही है, फॉल्स फॉल्स का आंसर क्या होता है, यहाँ फॉल्स ही होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तमाम में इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो ये हमने कल भी देखा था, क्योंकि ये और ऑपरेटर असल में प्लस ऑपरेटर है, तो 1 + 0 करें अगर हम तो 1 आंसर आता है, 0 + 1 करें तब भी आंसर 1 आता है, 1 + 1 करें तब भी आंसर बूलियन में 1 ही आता है। तो इसलिए ये तभी फॉल्स होता है या तभी 0 आंसर आता है जब दोनों इंडिपेंडेंट जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो, ठीक है। अब मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट, this compound proposition is false if it is not raining and today is not Sunday, otherwise it is true as shown in table 2-10, ठीक है। अब हम इसको अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो वो उसी तरह लिखेंगे जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। बस आपने क्या करना है, जहाँ हमने एंड लिखा था वहाँ हम और लिख देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे अप्लाई किया उसने चीज़ें वही इधर अप्लाई की हैं, बस ऑपरेटर डिफरेंस हुआ, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे आए। बहुत आसान ट्रुथ टेबल है, ये मैं यहीं पर आपको बना देता हूँ। अगला है बेटा हमारा नॉट का। नॉट के लिए बड़ा आसान है, इसमें प्रोपोजिशन भी नहीं आप लिखते, वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब बेटा बहुत आसान है ये, क्योंकि इसमें एक ही प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है, तो एक में 0 लिख दें, एक में 1 लिख दें, या एक में ट्रू लिख दें और एक में फॉल्स लिख दें। जब आप एक में ट्रू और एक में फॉल्स लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया था कल, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्जन करता है। इन्वर्जन का मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू को फॉल्स कर दें, ट्रू को इसके नॉट पी का आंसर फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बस इतनी सी बात है। नॉट ऑपरेटर सबसे सिंपल है, इसका ट्रुथ टेबल भी बहुत ईजी है, ठीक है। यही उसने बुक में किया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। पेज 47, वी कैन ऑल्सो मेक ट्रुथ टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज। निगेशन, also called not, is an operator that reverses the nature of a value, that is a value true becomes false and vice versa. The truth table for not operator is shown in table 2-11. समझ आ गई आपको, मैंने आपको बता भी दिया था
क्या आप लोगों ने ऑपोजिट करना है। वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू, ऑपोजिट कर देना है उसका, ठीक है। अब आते हैं बेटा लास्ट जो हमारा है आज का जो पहला टॉपिक था हमारा ट्रुथ टेबल, उसका लास्ट सब टॉपिक है ट्रुथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो या प्रोपोजिशन मल्टीपल आ जाए, ठीक है। अब हम इसको बुक से प्रूव करते हैं, पहले ट्रुथ टेबल से प्रूव कर देता हूँ मैं आपको, इधर ही मैं बना रहा हूँ। प्रोपोजिशन है हमारे पास P, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ जो उसने बुक में लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट रेनिंग, ये बना देते हैं। इट इज़ जो उसने बुक में लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। ये उसी तरह की जो हमने अभी देखी है, एंड टुडे इज संडे। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके कॉलम्स बनाते हैं। P होगा इसमें, एक Q होगा, और अब देखें इट इज़ नॉट रेनिंग है, इसका मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं नॉट ऑपरेटर भी यूज हो सकता है। उसने कहा है, मैं पहले पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वी कैन मेक ट्रुथ टेबल फॉर एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू मेक अ ट्रुथ टेबल ऑफ, अब इसमें आगे एक प्रोपोजिशन दी हुई है, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अब आप मुझे ये बताएं क्या ये एक सिंपल प्रोपोजिशन है? नहीं, ये बेटा एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, क्योंकि दो प्रोपोजिशन के दरमियान एक लॉजिकल ऑपरेटर और यूज़ हो रहा है, सॉरी एंड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एंड यूज़ हो रहा है। इट इज़ नॉट रेनिंग एंड, ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, टुडे इज़ संडे, कि आज बारिश नहीं हो रही लेकिन आज संडे है, और आज संडे है, ठीक है। आज बारिश नहीं हो रही और आज संडे है, ये इसका उर्दू में मतलब हो गया। It means the proposition not P and Q. The truth table for this compound proposition is shown in table. अब बेटा आप इसको ये देख लें, ये क्या बन सकती है प्रोपोजिशन, गौर से देखें। It is not raining, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिख सकता हूँ not P, क्योंकि शुरू में उसे कह रही है not है। It is not raining, बीच में and today is Sunday। अब टुडे संडे क्या है, ये असल में क्यू है, और बीच में क्या है एंड, तो मैं लिख दूंगा P नॉट P एंड Q, नॉट P एंड Q, ठीक है। लेकिन एक हमने चीज़ इसमें चेंज करनी है कि हमने नॉट P का कॉलम सेपरेट बनाना है और P का कॉलम सेपरेट बनाना है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे अब लिखेंगे हम P एंड Q, ठीक है, नॉट P एंड Q। हम इसको फिल करते हैं। इसको फिल कैसे करना है बेटा, हमने देख लें इसको कैसे फिल करना है हमने। इसी तरह उसके 4 बनाएं, आप रोज़ बना लें 4, अभी भी 2 ही वेरिएबल्स हैं आपको पता है, तो 4 ही रोज़ बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉलम बना देते हैं क्यू का, मैं आपको पूरे स्टेप्स करवाता हूँ, ठीक है। P Q अब देखें बेटा, पहले मैंने P लिखा है, फिर Q, ये इंडिपेंडेंट हो गई, 2 इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशन हो गई, P और Q। उसके बाद मैंने लिखा है नॉट P और फिर लिखा है नॉट P एंड Q, ठीक है। नॉट P बुक में उसने इस तरह भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नॉट P आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको दोनों तरीके, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट P इस तरह कर लें या ये साइन डाल दें नॉट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी फिल करते हैं टेबल्स को। सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ें वो फिल करें, P और Q आपको बताया। सबसे पहले Q में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, Q में P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कॉलम क्या है, नॉट P। नॉट P का मतलब क्या है कि जो P में वैल्यूज़ हैं उसको इन्वर्स कर दें। तो P में क्या है, ट्रू, ये बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है, ये भी बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है, ये बन जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है, ये बन जाएगा ट्रू, ठीक है। तो क्या आंसर आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज़ रहती है, वो एक चीज़ क्या है, वो है बेटा नॉट P एंड Q। अब बड़े ध्यान से आपने करना है बेटा ये स्टेप, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने नॉट P, ये जो ये वाला थर्ड कॉलम है,
और Q, इन दोनों का कम्बिनेशन बनाना है, इन दोनों के मुताबिक वैल्यूज आंसर लिखना है। इसको फिलहाल आप भूल जाएं, आप इस पर हाथ रख लें या कोई भी चीज़ रख लें ताकि आपको ये नज़र ही ना आए। आपने ये फिलहाल ये नहीं करना कि मिटा ही दें, इसको रेस कर दें, नहीं, मैं भी नहीं मिटा रहा। आपने बस इसको फोकस किस पे करना है, आप इस तरह हाथ रख लें Q और नॉट P पे, क्योंकि हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं इधर, नॉट P एंड Q, ठीक है। आप इसको नॉट P को इधर भी लिख सकते थे, Q को इधर भी लिख सकते थे, ठीक है। बुक में उसने नॉट P को यहाँ लिखा है, Q को इस तरफ लिखा है, बात एक ही है, काम इसका आंसर एक जैसे ही आएगा, ठीक है। बस लिखने के लिहाज से उसने उसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखें P को फिलहाल भूल जाएं, गौर से देखें अब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड। आपको पता है एंड में अगर एक भी फॉल्स हो तो आंसर क्या आता है, फॉल्स, तो मैंने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स होता है। नेक्स्ट है ट्रू ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स होता है। तो इसका आंसर आया फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब बुक पे देख लेते हैं इसको, बुक पे उसने इसी तरह किया हुआ, बस एक चेंज है, P के बाद नॉट P लिखा हुआ उसने, मैंने पहले Q लिख दिया था, बाद में नॉट P लिखा था। बात एक ही है, आंसर आखिर में वही आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 47 तक टॉपिक 2.5.4 कंप्लीट हो गया ट्रुथ टेबल का, ठीक है। अब हम ब्रेक करते हैं क्योंकि अज़ान हो रही है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लॉज ऑफ बूलियन अलजब्रा, ठीक है। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजब्रा। लॉज ऑफ बूलियन अलजब्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूज़ क्यों किए जाते हैं। बूलियन अलजब्रा के लॉज जो है बेटा ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स जो बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कम से कम एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो, एक ऑपरेटर लॉजिकल यूज़ हो रहा हो, मतलब प्लस या डॉट, नॉट भी हो सकता है, वो हम फिलहाल प्लस और डॉट की लॉज में बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बूलियन अलजेब्रिक लॉज हमें हेल्प करता है सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस को। अब बुक से भी देख लेते हैं, द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। सम लॉज आर डिस्कस इन द फॉलोइंग। अब कुछ लॉज उसने बताए हुए हैं, यही लॉज हम इंशाल्लाह यहाँ देखते हैं। अभी 4 लॉज हैं बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इन सबको आपने अभी फ़िलहाल स्टेटमेंट के तौर पे देखना है, या इनको देखना ये है क्या, ये कहते क्या हैं, ठीक है। मेन इनकी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम इनको फिर ट्रुथ टेबल से भी नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे इन सबको, ठीक है। इन सब के 2-2 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह इन सबको हम प्रूफ करेंगे ट्रुथ टेबल से, ठीक है। आज हम इसको वैसे ही देखेंगे कि ये बने कैसे हैं लॉ, या इनको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, और कुछ वैल्यूज़ भी पुट करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ शायद आपने पहले भी सुना हो, मैथ में आपने पढ़ा हो कि बेटा अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें 2 नंबर्स का, यहाँ पे मैं मैथ की बात कर रहा हूँ पहले नंबर्स का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्ज़ करें 1 × 2 और 2 × 1, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसका आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। 1 × 2 का आंसर भी 2 और 2 × 1 का आंसर भी 2। यहाँ यही बात कर रहा है वो, A.B = B.A, कि A.B का जो भी आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, B.A के। चाहे आप B को राइट साइड पे लिखें या लेफ़्ट साइड पे लिखें, आंसर सेम रहेगा। इसी तरह प्लस में A + B = B + A। यहाँ पे बेटा अब आपने वैल्यूज़ पुट करके देख लें, मैं यहाँ लिखता हूँ A.B = B.A। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ में अपने पास से लिख रहा हूँ 1.2 = 2.1, 1.2 मतलब 1 × 2 = 2, 2.1 = 2। तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा कम्यूटेटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हमने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। मैंने वैल्यू से प्रूफ कर दिया। अब हम इसको प्लस से भी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, कि प्लस से कैसे होगा। ये प्लस में हम बस यहाँ पे प्लस का साइन चेंज कर रहा हूँ। 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3, ठीक है। ये दोनों मैंने लिख दिए हैं। 3 = 3, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वी प्रूव कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है, एडिशन। ये हमने दोनों वैल्यू से भी प्रूफ कर दिया है, वैसे भी मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब कि अगर आप A.B लिखें या B.A लिखें, बात एक ही होगी। आप A + B लिखें या B + लिखें, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल ही होगा। ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव लॉ है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है बेटा, एसोसिएटिव का मतलब असल में लफ्ज़ निकला एसोसिएट से। एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 या 3 वेरिएबल्स को जोड़ते हैं। 3 वेरिएबल्स यहाँ यूज़ होंगे, A,
बी और सी। आप इसकी जगह एक्स वाई और जी भी कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए घर में आप वेरिएबल्स को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ ए बी था, एक्स वाई कर लें, यहाँ ए बी सी था, एक्स वाई जी कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए लिखने की इन लॉज को। ठीक है, आपने इनको समझना और फिर लिखना है ताकि आपको याद हो जाए इनकी स्टेटमेंट्स, फिर इनको प्रूव करना है। प्रूव इजी है, अगर आपको स्टेटमेंट याद होगी तो आप प्रूव आसानी से कर लेंगे। देखें बेटा, पहला है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब पहले आपने a को b में ऐड करना है, बीच में प्लस ऑपरेटर, फिर c को सेपरेट ऐड करना है। मतलब आपको पता है मैथ में आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, उसके बाद फिर c। इसी तरह इसका आंसर किसके इक्वल होगा, ये a प्लस सी। मतलब अगर आप c को भी पहले लिख लें और b को बाद में ले जाएं, b को इधर ले जाएं राइट हैंड साइड पे, तब भी ये आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस बी। अगर आपने इस तरह नहीं पढ़ना है, इसको आराम से ब्रैकेट्स के साथ पढ़ लें। ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह इसको भी डॉट में भी यही होगा, सेम वही है, बस ऑपरेटर चेंज हुआ है, प्लस की जगह क्या आ गया बेटा, डॉट। मैं आपको फिलहाल एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ वैल्यूज़ के साथ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। फर्स्ट करें, मैं ए में वैल्यू रख रहा हूँ 1, बी में रख रहा हूँ 2, सी में रख रहा हूँ 3। यहाँ भी ए में क्या होगी 1, सी में 3 और बी में 2। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस वी प्रूव द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर ली। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑपरेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद घर में कीजिएगा, वैल्यूज़ लिख के अपनी मर्जी की और प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टार्ट करने से पहले मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव लफ्ज़ निकला है बेटा डिस्ट्रीब्यूट, आप सुना होगा लफ्ज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तकसीम करना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे दो एक्सप्रेशन में। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कंपाउंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट करें आप मिसाल ले लें, कंपाउंड दिया हुआ कोई बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको हम हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या किया, हमने देखे और से आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, एक डॉट और प्लस का यूज़ हो रहा है, डॉट और प्लस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले में डॉट था, दूसरे में प्लस। यहाँ भी पहले में सब में प्लस आ रहा था लेफ़्ट और राइट पे, यहाँ भी लेफ़्ट और राइट पे डॉट ही आ रहा था, मतलब सिमिट्री थी। यहाँ पे चेंज है, ये इसलिए ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लॉ से कि बेटा यहाँ पे एक ही बूलियन एक्सप्रेशन में आपके पास डॉट ऑपरेटर भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डॉट प्लस है, राइट हैंड साइड पे भी इतना डॉट और प्लस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पहला, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको आप सिंपल देखें, मैथ में आपने 6-7 में अलजबरा पढ़ा होगा, या सिंपल जब आप मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आप इस तरह नहीं करते। अगर कोई वैल्यू इस तरह दी होती है, आप क्या करते हैं, इसको इस वेरिएबल को ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आंसर क्या आता है, साइन क्या आता है बीच में, प्लस का आता है, वही यहाँ कर रहे हैं हम। देखें ए डॉट बी, ये देखें ए डॉट बी ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी साइन प्लस का उसी तरह रहेगा, और फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी। इसका मतलब जो आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल मैथ में, या इस तरह जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजबरा में, तो वो असल में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट मैथ में उतना एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसलिए उस पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप देखें a प्लस बी डॉट सी, गौर से देखें दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे a डॉट बी प्लस सी था, यहाँ पे a प्लस बी डॉट सी था। ठीक है, ये उसने बुक में लिखा हुआ है एंड ओवर और ओवर एंड। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है उसने, पहले हम ये कंप्लीट कर लें, बुक से रीडिंग करते हैं फिर। a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कॉमन दोनों में, कि जो ब्रैकेट्स में साइन है, जो ब्रैकेट्स में सॉरी ऑपरेटर है, वही से वो दोनों में सेम है, वो पहले में भी सेम है, दूसरे में भी। देखिए यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, ए डॉट बी ए डॉट सी। नीचे आए ए प्लस बी ए प्लस सी, इसका मतलब जो ब्रैकेट्स में है वो कॉमन ऑपरेटर है, सेम ऑपरेटर दोनों में। और साइन भी आप देखें, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे किसका है, डॉट का है।
यहाँ पे प्लस किस पे है, बी प्लस सी के साथ, तो यहाँ भी प्लस। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में डॉट है तो यहाँ भी ब्रैकेट्स के दरमियान डॉट आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझे, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले आप इसको इस तरह लिख दें, बीच में डॉट का साइन उसी तरह रहने दें, और फिर ए प्लस सी। ये हम उस मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बेटा, यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं। तो इसको आप इस तरह समझ नहीं सकते मैथ में, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है। इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं जो आप अलजबरा में करते हैं। इसको आप इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। आप इसको इस तरह याद रखें कि एक लॉ में आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स में होता है बी प्लस सी, वही आपने जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके दरमियान जो साइन डालना है आपने, वो साइन और जो ब्रैकेट्स वाला साइन था वो सेम रहेगा। और इसी तरह दूसरे लॉ में डॉट था बी डॉट सी, और उन दोनों के दरमियान कौन सा साइन आएगा, डॉट आएगा, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा सिंपल जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोरिंग अलजबरा में, सिंपल अलजबरा में। ये आपको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक दो बार लिखेंगे ये भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लास्ट लॉ पे आते हैं जो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में बेटा दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दो एक्सियम्स हैं। इसको एक्सियम्स भी कहते हैं, पुरानी बुक में उसने एक्सियम्स कहा हुआ था। ये एक एक्सियम है, ये दूसरा एक्सियम है, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे प्रूफ करना है, ये बड़ा मुश्किल तरीके से उसने लिखा हुआ है। इसको हम आसान करेंगे वैल्यूज पुट करके इसमें, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी ये ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए कैसे हो गया ये, मैं आपको इसको वैल्यू से प्रूफ करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें व्हाट्सएप, ए और फॉल्स हम वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके इसमें बेटा, इज इक्वल टू ए। इसको प्रूव करते हैं। हम कौन सी साइड लेंगे, हम लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, सिर्फ ए ही है। ए से हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, वो ना वो प्लस होगी ना माइनस होगी ना मल्टीप्लाई होगी, कुछ भी नहीं होगी। हम इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट करें, मैं आपकी आसानी के लिए अभी 1 वैल्यू ले रहा हूँ। ए में क्या ले रहा हूँ मैं, वैल्यू 1। और का मतलब क्या याद है आप लोगों को, और का मतलब होता है प्लस, 1 प्लस। अब आपको मैंने कल बताया था फॉल्स असल में क्या होता है, बूलियन में 0 के बराबर होता है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो 1 प्लस 0, एक उसी तरह रहने दें, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब मुझे आप बताएं, जो मैंने स्टार्ट में ए की वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, क्या 1 नहीं ली थी मैंने, तो इसका मतलब ये हमने लॉ प्रूव कर दिया है कि ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए। ये बेटा इस तरह समझें आप इसको कि आप किसी भी चीज़ में 0 ऐड करें, आप किसी भी चीज़ में 0 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, वही आंसर आता है जो आपने किया होगा। तो इसका मतलब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। आप किसी भी चीज़ में 0 को अगर ऐड करें तो आंसर वही आता है, ठीक है नहीं, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। ये है ए और फॉल्स आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है, एडिशन का है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है, ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे अब, और वाला करेंगे, ठीक है। एंड वाला कैसे होगा, ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए चले ना भी करें, कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक साइड से भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आंसर वही आएगा। ए में मैं फिर यहाँ लिखता हूँ 1, एंड क्या होता है बेटा, डॉट लगा दिया मैंने। ट्रू वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि जो 1 है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मतलब कि आप किसी भी नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। अब ये ए क्या है, जो हम ए में वैल्यू रख रहे हैं हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ ज़रा, अब मैं इसको करता हूँ ए को 0, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ए को मैं करता हूँ 0 एंड उसी तरह रहेगा, ट्रू में 1 लिखूँगा तो 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए का 0। इसका मतलब हमने आइडेंटिटी लॉ भी प्रूफ कर दिया विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेटर और विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ तक हमने लॉज को सिर्फ स्टेटमेंट के लिहाज से पढ़ा है। अब मैं आपको बुक से पढ़ा दूँ, बाकी काम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रूफ करेंगे इनको ट्रुथ वैल्यू से। पिछले लेक्चर की भी मेरा ख्याल है रीडिंग आपकी नहीं हुई, मैं आप शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं मैंने बताया आपको, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताया, रीडिंग तो हो गई थी। मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ पहले पिछले लेक्चर के, जो पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखें बेटा, पेज नंबर 9। व्हाट इज़ अ ट्रुथ टेबल? A truth table is used to check whether a proposition is true or false.
यूजुअली इट इज़ यूज टू चेक द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। आपने ट्रुथ टेबल बनाना है एंड ऑपरेटर का, ये मैंने आपको बता दिया था, आपने बुक से ही वर्डिंग जो लिखी है मैंने वही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 42 ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी मैंने आपको उसी तरह बताया। थ्योरी भी लिखनी है इसमें जो मैंने पढ़ाई थी आपको बुक से, वो नोट्स में लिखी हुई है। टेबल भी बनाना है इसका लाजमी। क्वेश्चन नंबर 44 हाउ लॉज ऑफ बोलियन अलजेब्रा हेल्प अस। The laws of Boolean algebra help us to simplify complex Boolean expressions। अब आगे एग्जाम्पल भी देते हैं आप उसको। Examples of laws of Boolean algebra are commutative, associative, distributive, identity law, etc. क्वेश्चन नंबर 45 स्टेट कम्यूटेटिव लॉ। लॉ बेटा हमेशा स्टेट होता है, डेफिनेशन नहीं होती लॉ की, लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है, तो इसलिए लिखा है स्टेट कम्यूटेटिव लॉ। अब स्टेट में बेटा आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ उनका स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब ये लिखना है और कुछ थ्योरी की बात लिखनी है, ठीक है। आपने उसको प्रूव नहीं करना, प्रूफ का अलग क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट है। मैं आपको बुक से पढ़ा दूँ, पेज नंबर 47 पे आए कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law states that the order of application of two separate propositions is not important. So A dot B is equal to B dot A. अब बेटा एक ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ा दूँ आपको स्पेशली। The order in which two variables are and आगे उसने apostrophe में लिखा हुआ है ED। अभी जो ED है ना, इसका कोई ख़ास मीनिंग नहीं है बेटा इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब दो वेरिएबल्स बीच में एंड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनके ऑर्डर को जो मर्जी कर लें, चेंज भी कर लें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने यही लिखा है द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर एंड, ED पढ़ लें या इसको मिला के पढ़ लें एंडेड, वैसे कोई लफ्ज़ नहीं है ये एंडेड, मेक्स नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस आप जैसे उसने बुक में लिखे उसी तरह लिख लीजिएगा, समझाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है ये। नेक्स्ट बी पार्ट है इस लॉ का, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। द ऑर्डर इन विच टू वेरिएबल्स आर, और आगे फिर ED लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफी में, उसने कॉमा डाल के ED, मेक्स नो डिफरेंस, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता, और में भी। वी कैन यूज ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब आ जाए ज़रा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 48 पे। मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे लेक्चर में। एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉ इज़ फॉर सेवरल वेरिएबल। सेवरल का मतलब दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, सेवरल का मतलब होता है वैसे कई। दिस लॉ इज़ फॉर सेवरल वेरिएबल्स, यहाँ पे हम 3 के लिए कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। ये देखिए मैंने ग्रुपिंग चेंज की थी, A प्लस बी की जगह यहाँ क्या आ गया था A प्लस सी, तो ग्रुपिंग चेंज किया फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका आंसर भी 6 आ रहा था और इसका आंसर भी 6 आ रहा था। ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज, दिस लॉ इज़ क्वाइट सेम इन केस ऑफ एंड और बस बताया था मैंने, सिर्फ ऑपरेटर चेंज है, बाकी सेम चीज़ें हैं। आगे उसने वेरीफाई किया हुआ, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, ये नेक्स्ट लेक्चर में। पेज नंबर 49 पे आ जाएँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस लॉ इज़ डिस्कस्ड इन 2 वेज, दैट इज़ एंड ओवर और एंड और ओवर एंड। बेटा ये जो पहला वाला है इसको आप कहते हैं एंड ओवर और, एंड ओवर और। जो ये वाला है इसको आप कहते हैं और। अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग बुक पे देख लीजिएगा, बुक पे लिखा हुआ है और ओवर एंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, एंड ओवर और। ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड, और ये कौन सा ऑपरेटर है, और यहाँ पे है और ओवर एंड। बुक पे देख लें। वी कैन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एंड ओवर और ऑपरेशन बाय, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लास्ट है आइडेंटिटी लॉ। इफ़ अ वेरिएबल इज और, आगे वो ED लिखा हुआ है इसने, ऑड विद अ फॉल्स, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेटा किसी भी चीज़ को प्लस करते हैं, मतलब आप 0 प्लस करें किसी भी चीज़ में, तो आंसर वही आएगा दोबारा। द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, मतलब वही वेरिएबल। जैसे यहाँ मैंने A किया था, ठीक है, मैंने मिटा दिया एग्जाम्पल, आप लोग देख लीजिएगा रिमाइंड करके। A वेरिएबल ऑड विद फॉल्स इज इक्वल टू द दैट वेरिएबल, बट B A and true is equal to A. A variable ended with, ended वो ये and और आगे ED with true is always equal to that variable। ये भी देखें मैंने बताया था आपको A and true। A में अगर वैल्यू पुट करूँ मैं 0, आगे and का मतलब डॉट 1 इज इक्वल टू A, तो 0.1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू A। 1 पुट करेंगे तो 1.1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, इधर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बस लास्ट, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे बेटा, हम एक तो प्रूफ करेंगे इन लॉस को ट्रुथ टेबल से, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है लॉजिकल एक्सप्रेशंस, वो देखेंगे और फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। जो क्वेश्चन रहेगी तो एक्सरसाइज को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो नहीं बताया वो मैं बस नंबर बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, मैं बुक से पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 ये आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 जो बीच में मैं छोड़ रहा हूँ ये ट्रुथ टेबल के हैं, ये आपने नहीं करने हैं, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 53, ये आपने जो मैंने अभी लास्ट में नंबर बोले हैं 3 या 4, ये आपने सिर्फ लॉज की स्टेटमेंट के लिहाज से याद करने हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी भी हो गया था लेक्चर, तो आप लोग अच्छी तरह इनको रिवाइज़ कीजिएगा, ख़ास तौर पे इन लॉज को, क्योंकि इन लॉज से ही हम आगे प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।